जितना भी है थोड़ा बहुत तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली क्या है, देखो अभी हाइड्रोजन जो रहता है इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है हमेशा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोजन जो रहता है इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। हम लोग ये जो शेल है इसको क्या लेंगे, n=0 लेंगे। अभी यहाँ पे क्या होता है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। तो देखो अभी जब मैं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, एनर्जी देगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, n=1 होएगा। ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन चला गया। अभी जब, अभी देखो जब भी ये मैंने कल ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चीज अगर हायर एनर्जी पे रहेगा, हाई एनर्जी, तो उसका स्टेबिलिटी क्या रहेगा, उसका स्टेबिलिटी रहेगा कम। ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबिलिटी। तो यहां पे रहेगा तो वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल रहेगा तो वो क्या रहेगा, वो नीचे की तरफ वापस आएगा स्टेबिलिटी लाने के लिए। जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा क्या करेगा, वो रेडिएशन एमिट करेगा। क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। हम लोग को मालूम है वो फॉर्मूला क्या है, एच न्यू है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन, और इसका हम लोग एक फ्रीक्वेंसी लेते हैं। टोटली एग्रीएबल है, एनर्जी रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ रेडिएशन ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को स्पेक्ट्रम समझना है, एनर्जी नहीं तो स्पेक्ट्रम समझना। ओके, अभी मैं आपको और एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट समझ गया ना क्या हो रहा है करके। जब एनर्जी को, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन, जब ग्राउंड, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ओके, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, मतलब सबसे लोएस्ट स्टेट एनर्जी का ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जैसे ग्राउंड स्टेट से एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, जैसे वहां से नीचे आएगा एनर्जी देगा या फिर रेडिएशन देगा। चलो अभी मैं क्या करता हूं इसको, अभी मैं इसको थोड़ा और ज्यादा एनर्जी देता हूँ। चलो इसको थोड़ा और ज्यादा एनर्जी देता हूँ। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन जाएगा थोड़ा और ऊपर जाएगा, n=2 पे जाएगा। मतलब इसने जो एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई किया है ये पहले वाले एनर्जी स्टेट से क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे जैसे ही वो पहुंचेगा वो क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा, मतलब स्टेबल रहेगा कि ज्यादा अनस्टेबल रहेगा इसके कंपैरिजन। हाँ, इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा कुछ, इसके कंपैरिजन में हाँ थोड़ा और क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, इसका स्टेबिलिटी हो गया और लेस हो गया, बहुत ज्यादा लेस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अभी ये जब नीचे आएगा, ओके, ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे के तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। लेकिन ये रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा कि कम, सोचो। देखो देखो सोचो, पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है। तो ये क्या है, इसका एनर्जी कम है। रीजन क्या है, रीजन सोचो, एनर्जी का फुल फॉर्मूला क्या है, एच न्यू। तो ये तो कांस्टेंट रहता है, एनर्जी कम रहने का रीजन क्या रहेगा फिर, फ्रीक्वेंसी। तो मतलब यहां पे क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी, इसका मतलब नीचे आने के लिए भी ज्यादा एनर्जी लगेगा। ज्यादा एनर्जी मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज हो गया।
तो इसका मतलब अगर यहां पे सपोज यहां पे हम लोग को मिल रहा है विजिबल लाइट, यहां पे क्या मिल रहा है, सपोज विजिबल लाइट मिल रहा है, तो यहां पे क्या मिलेगा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कौन सा मिलेगा सोचो। देखो यहाँ पे विजिबल लाइट है, ओके, ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या है, विजिबल लाइट। मैंने क्या बोला, जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इंफ्रारेड आएगा या यूवी आएगा, वो पूछ रहा हूं। हाँ, यूवी आएगा। क्यों यूवी आएगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ओके, लॉजिक समझ रहे सबको। तो ये जरा लिख लेना, फिर मैं आपको ये एग्जैक्टली क्या होता है मैं समझाता हूँ। हाँ जरा एक सेकंड पहले ये कर लो, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। ये पहले मैं आपको पूरा डायग्राम जरा बना के देता हूँ। तो देखो, अभी यहाँ पे सबसे पहले चीज आपको, ये मैं सारे स्टेट्स आपको लिख के देता, तो ज्यादा से ज्यादा आपको बुक में सिर्फ 5 एनर्जी स्टेट्स के बारे में बताया है। n=5। जरा गैप्स नोटिस करना, मैं गैप कैसे कम कर रहा हूँ देखो। n=4, n=3, n=2, n=1। ग्राउंड स्टेट को जरा बताने का भी जरूरत नहीं है, ग्राउंड स्टेट को बस एक डॉटेड लाइंस पर। अभी ओके, मैं जरा इसको कैसे आपको एक्सप्लेन, एक सेकंड मैं डायग्राम जरा समझ रहा हूँ। इधर से अगर नीचे आए, जरा बस एक डायग्राम जरा बना लेना। अभी यहाँ पे क्या होता है मैं एग्जैक्टली समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो याद ध्यान दो ना, याद है ना सब लोग, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां भी जा सकता है और कहा जा सकता है, नीचे के तरफ भी जा सकता है। सेम वे ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये यहां भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और सबसे नीचे भी जा सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, इधर भी जा सकता है और सबसे ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये भी सेम, एक यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां भी जा सकता है। क्लियर है, ये समझा सबको। तो ये जो n=5 है, ये n=5 को हम लोग बोलेंगे पी फंड सीरीज। मैं अभी समझाता हूँ क्या करके। नेक्स्ट रहेगा ब्रैकेट सीरीज, यहां पे रहेगा पास्चन, फिर आएगा बामर सीरीज और इसको हम लोग बोलेंगे लाइमैन सीरीज। इसमें n= क्या रहेगा, 5। ये सिर्फ लिख लेना, मोर एनर्जी स्टेबिलिटी कम रहेगा, इधर लिखो लेस एनर्जी लिखना, लेस एनर्जी रहेगा, स्टेबिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये याद रखना क्योंकि ये टॉप मतलब ये कंसेप्ट हम लोग को बहुत काम आता है। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला आता है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेव नंबर। वेव नंबर मतलब सबको मालूम रहता है क्या रहता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल रहता है। इसका फॉर्मूला है 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ये टॉपिक हम लोग जब फिजिक्स करेंगे तो हम लोग ये वैल्यू कैसे आते तभी देख लेंगे। अभी के लिए बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या रहेगा, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, मतलब क्या रहेगा, मीटर इनवर्स रहेगा इसका यूनिट। मान लो ना वेवलेंथ का यूनिट इज मीटर, ऊपर गया तो क्या रहेगा, मीटर इनवर्स रहेगा। तो अभी इसमें ये n1 और ये n2 क्या है, चलो लिखते हैं। पहले लाइमैन के लिए, लाइमैन के लिए n1 क्या रहेगा, n1 रहेगा 1, n2 क्या रहेगा, n2 रहेगा 2 3। लाइमैन फिर आता है बामर, बामर में आता है 2, यहाँ पे क्या आएगा 3 4 सो ऑन। बामर के बाद आता है पाश्चन, n1 3 रहेगा, यहाँ पे रहेगा 4 5, जो भी नंबर 3 से ज्यादा रहेगा। पाश्चन के बाद आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का नंबर इज 4, यहाँ पे क्या आएगा 5 6। नेक्स्ट आता है पी फंड, यहाँ पे आएगा 5। अभी इसको याद कैसे करना है, याद रखो एल बी पी बी पी। यहाँ पे क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ क्या आएगा ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे F। देखो पहले ए आता है बाद में आर आता है, पहले ए आता है बाद में एफ आता है। तो याद रखो एल बी पी बी पी, लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। ओके, और ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले ए आता है बाद में आर आता है, पहले ए आता है बाद में एफ आता है। ओके, ये याद करने का एक तरीका है। और एक चीज क्या है इसमें कंसेप्ट आता क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। अभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम लोग n2 को क्या लेंगे, n2 को लेंगे इंफिनिटी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 को क्या लेंगे, इंफिनिटी लेंगे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज मेरे को, मैं दो एग्जांपल देता हूं, आप बाकी का लिख सकते हो। एक second। हाँ, सपोज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए लेना है, सपोज है लाइमैन के लिए, लाइमैन के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 को क्या लेंगे हम लोग, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला वैल्यू। नेक्स्ट क्या रहेगा, बामर, बामर के लिए n2 क्या लेंगे, बामर के लिए n2 लेंगे। वैसे नेक्स्ट आप ढूंढो, पास्टन के लिए क्या रहेगा, ब्रैकेट के लिए क्या रहेगा, पी फंड के लिए क्या रहेगा, ट्राई कर। शॉर्टेस्ट के लिए याद रखो, ये जो n2 का वैल्यू हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन सिर्फ n1 स्क्वायर बचेगा। अगर हम लोग को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जस्ट उसका नेक्स्ट नंबर निकालना। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिटेल में सीखना नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला करना है और ये सीरीज बस, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग ये टॉपिक एकदम डिटेल में करेंगे, तब जाके एक एक आपको कंसेप्ट इसका समझ।
जरा ये रब कर दे रहा हूँ। अभी नेक्स्ट आता है बोर्स पॉस्टुलेट्स। ये भी एक सिंपल टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट, बस आपको तीन चार चीजें बस इसमें याद रखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ क्या है करके। बोर्स पॉस्टुलेट्स। हाँ बोलो। बोर्स पॉस्टुलेट्स। अभी बोर्स पॉस्टुलेट्स में सबसे पहला पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट वन क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in fixed orbits having angular momentum equal integral multiple of h upon 2 pi। ये आपको समझ क्या है करके। तो ये वाला पॉस्टुलेट जरा ध्यान देना यहाँ पे। तो ये हम लोग को क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे एक ऑर्बिट में घूमेगा जिसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या रहेगा? इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा h अपॉन 2 पाई। और उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। बहुत सिंपल है। l इक्वल टू किस में घूमेगा? इंटीग्रल मल्टीपल। अभी ये इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है? ये नंबर्स क्या रहेंगे? 0, 1, 2, 3। और यहाँ पे इसका मल्टीपल क्या है? उसका मल्टीपल इज h अपॉन क्या आएगा? ये 0, 1, 2 और 3 क्या बता रहा है? ये बता रहा है ऑर्बिट नंबर। मतलब ये कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, ये हम लोग को बताएगा ये वाला फॉर्मूला। मतलब अगर आपका n का वैल्यू आ रहा है 0.1, 1.3, 2.4, 3.7, ऐसे कुछ इंटीग्रल, मतलब ऐसे कुछ वैल्यूज आ रहा है, मतलब ये क्या रहेगा? ये पॉसिबल नहीं रहेगा। एन का फॉर्मूला क्या रहेगा? एन का फॉर्मूला रहेगा एल इंटू 2 पाई अपॉन क्या आएगा? मतलब आपका अगर एन का वैल्यू कुछ 0.5 या फिर 0.66 या फिर 0.7 ऐसे कुछ आ रहा है, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए। 0, 1, 2, 3। ये हो गया पॉस्टुलेट 1। एल एंगुलर मोमेंटम है, ये आपको फिजिक्स में आएगा, लेकिन फॉर्मूला अभी बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आई इंटू ओमेगा। अभी इसमें आई क्या है? इसमें आई इज इनर्शिया, और हम लोग का ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ये हम लोग सर्कुलर में करेंगे। ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये लिख के हो गया सबका।
अभी हम लोग जाते हैं, हाँ अभी पोस्टुलेट टू क्या बोलता है? पोस्टुलेट टू हम लोग को बोलता है कि इलेक्ट्रॉन, when electron absorbs energy, it moves to a higher orbit. इसका मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, वो किधर जाएगा? एक हायर ऑर्बिट में। हम लोग ने ऑलरेडी ये पढ़ा, इसमें आई होप किसी को डाउट नहीं। तो मैं यहाँ पे चाहे तो एक डायग्राम बना के देता हूँ। बोलो ना, बाद में समझेगा, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स में काम है। लेकिन ये डायग्राम बना लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट। बस इधर E1 लिखो, यहाँ पे E2 लिखो। चलो अभी नेक्स्ट आते हैं, ओके, नेक्स्ट आता है पोस्टुलेट। एक्चुअली एक और, हाँ एक्चुअली एक और पोस्टुलेट है, वो मैंने एग्जैक्टली समझाया नहीं है, लेकिन ठीक है चलेगा, बाद में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली इसमें काम ही नहीं है उसका, इसके लिए मैं समझा रहा नहीं। तो देखो पोस्टुलेट 3 क्या है? पोस्टुलेट 3 बोलता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिटल टू लोअर ऑर्बिटल, तो अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रहेगा E2, यहाँ पे रहेगा E1। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में जाता है, ये क्या करता है? ये एनर्जी एमिट करता है। ये करता है, एनर्जी एमिट करता है, और ये एनर्जी इक्वल टू क्या रहता है? एच न्यू रहता है। और ये एनर्जी इक्वल टू क्या है? एक फोटोन एमिट करेगा, ये फ्रीक्वेंसी। इसको आप फॉर्मूला बेस में कैसे लिख सकते हो? E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या रहेगा? एच न्यू। E2 का मतलब इस एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिटल
E1 will be energy of lower orbit. बोलो ना, क्या क्या? पोस्टुलेट 2 का देखो, पोस्टुलेट 2 और पोस्टुलेट 3 सेम ही है एक्चुअली, लेकिन मैंने उसको डिफरेंट क्यों बताया, क्योंकि हम लोग आप लोगों को फिर अंडरस्टैंड करने को आसान होएगा। एक्चुअली एक और पोस्टुलेट है, वो फिक्स्ड ऑर्बिट वाला, उसको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। उसमें हम लोग का एक फॉर्मूला आता है, लेकिन वो आपके ये टेक्स्ट बुक में ज्यादा वो लिखा नहीं, इसके लिए मैंने वो फॉर्मूला लिखा नहीं। वो हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में जब करेंगे ना, तभी ये एनर्जी क्या है करके एनर्जी हम लोग ने लिखा। अभी ये एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते, तो अभी फर्स्ट चीज, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, लाइक स्टेशनरी ऑर्बिट रहेगा, तो एनर्जी क्या रहता है हम लोग को ये कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला इज ई एन इक्वल टू माइनस आर एच। अभी माइनस साइन क्या है पहले वो समझाता हूँ। वन अपॉन क्या है, एन स्क्वायर। पहले सारे डिटेल्स क्या लिख लो। ई एन मतलब क्या रहेगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। आर एच विल बी रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट के बाद एन क्या रहेगा, एन विल बी ऑर्बिट नंबर। ये सिर्फ याद रखो, ये सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन के लिए यूज कर सकते हैं और किसी के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब मल्टी इलेक्ट्रॉन होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी सपोज, अभी ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है मैं आपको समझाता हूँ, पहले इधर लिख लो। इसका वैल्यू लिखो, -2.18 इंटू 10⁻²। देखो पिछले इसमें रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट था, और इसमें रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग ने रिडबर्ग कांस्टेंट को यहाँ पे जूल में कन्वर्ट किया इसीलिए। तो ये डिफरेंस है, जरा ध्यान देना। एनर्जी के फॉर्मूला में इट इज 2.18 इंटू 10⁻−18, और उसमें क्या था, इट वाज 1.097 इंटू 10⁻7। ओके, तो आपको जरा ये फॉर्मूला में नेगेटिव साइन क्या है पहले वो समझा। देखो, अभी सपोज मैंने लिया एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, एक फ्री इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिट में रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कोई ऑर्बिट में रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, सबसे आउटर मोस्ट में। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कोई ऑर्बिट में रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब वो क्या है, एक ऐसे ऑर्बिट में है जिसका हम लोग वैल्यू क्या ले सकते हैं, इंफिनिटी ले सकते हैं, राइट। वो एक ऐसे ऑर्बिट में है जिसका वैल्यू क्या रहेगा, इनफाइनाइट। मतलब क्या है, वो बहुत दूर है, उसको न्यूक्लियस से कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। ओके, उसको न्यूक्लियस से कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, तो उसका एन का वैल्यू क्या होएगा, देखो चेक करते हैं। आर एच 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है और वन बहुत छोटा है। तो 0 इंटू आर एच क्या होएगा, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या रहता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रहता है 0 जूल्स रहता है। समझाता हूँ, फॉर्मूला समझाता हूँ, आप जब आगे आगे करोगे ना, तो आपको एक अच्छे आइडिया मिल जाएगा।
आप लोग सब लोग क्या कैलकुलेटर है? जरा कैलकुलेटर लेके रखना। हाँ, तो आप ये फॉर्मूला n=5 से लेके कहां तक लो, n=, ठीक है, 5 से लेके 0 तक ट्राई करो। क्या करना है, n का वैल्यू क्या डालना है, 0। आर एच का वैल्यू क्या डालोगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻80। वैसे सॉल्व करते रहो, सॉरी, और सारे वैल्यूज ढूंढने का। मैं ये ऊपर का रब कर रहा हूं। जरा कैलकुलेट करो, सबको कैलकुलेट करना है ये, एक एक करके इंडिविजुअली सबको वैल्यू पूछेगा। ट्राई करो। आर एच का वैल्यू भी मैंने यहाँ पे दिया, तो बस सब्स्टिट्यूट कर लेना। 5² आएगा, और आर एच का वैल्यू क्या डालोगे, 2.18 इंटू 10⁻⁻80। नहीं तो आप माइनस को माइनस से करोगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा, तो वो मत करना। आर एच का वैल्यू से 2.18 डाल। बोलो। अरे, आप अगर इधर आर एच का वैल्यू नेगेटिव लोगे, तो आप माइनस को इधर माइनस के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा आंसर। हाँ, तो वो गलती मत करो। तो आर एच का वैल्यू, क्योंकि आपका आंसर सब नेगेटिव में आना चाहिए, इसके लिए बोल। ये मैं समझा, तो ये नेगेटिव क्यों आता है वो भी, -18 मतलब करने का भी जरूरत नहीं। लास्ट का क्या है कार्तिक, इसका क्या आएगा, E0 का? नहीं नहीं नहीं, देखो, नहीं नहीं, देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 1/, क्या आ रहा है, 1/0 आ रहा है ना। 1/0 मतलब क्या आएगा, इंफिनिटी ना। 1/0 इज ऑलवेज इंफिनिटी, याद रखो। तो मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट है, वो भी क्या आएगा, नेगेटिवली इनफाइनाइट। ओके, जरा इधर ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो। इनफाइनाइट, इन शॉर्ट इनफाइनाइट है, एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट। अब ये नेगेटिव क्या है, मैं समझा देता हूँ, देखो। यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी किधर लग रहा है आपके हिसाब से, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने लग रहा है? छोड़ो, इसको छोड़ दो, ये E0 को छोड़ दो, उसको छोड़ के आपको किधर, E1। E1 के लिए क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी लग रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी लगने का मतलब क्या है, कि एक इलेक्ट्रॉन जो कहां पे रहता है, सबसे क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस रहता है, उसको निकालने के लिए क्या लगेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी। इसके बारे में आप लोग ने पढ़ा है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के क्लोज रहता है उसको निकालने बहुत मुश्किल रहता है। वैसे ही सबसे कम एनर्जी किसको लग रहा है, इधर ध्यान दो, कौन से ऑर्बिट में लग रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट में, 0.0872। इसका मतलब क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना इज मोर सिंपलर एज कंपेयर टू अंदर का इलेक्ट्रॉन को निकालना। ये नेगेटिव साइन हम लोग को क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हम लोग को फर्स्ट चीज देखो, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन रहेगा? जरा एक सेकंड रुको, आई टुक माई बाइक। हाँ, तो देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसको है, कौन सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसमें, 0 है ना। ये क्या हो रहा है,
मतलब ये समझो, ये जीरो है, जीरो के कोई भी लेफ्ट में रहता है, इसका वैल्यू क्या रहता है? जीरो से लेफ्ट में कोई भी वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव या फिर लेस रहेगा। लॉजिक समझ रहे हैं ना? कोई भी वैल्यू अगर लेफ्ट के तरफ रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा। तो यहां पे सारे वैल्यूज क्या है? सारे वैल्यूज लेस देन जीरो। तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसको रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन को रहेगा। उसका मतलब सबसे लोएस्ट स्टेबिलिटी किसको रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो वापस समझाता सबको, जरा ध्यान दो। मैंने देखो एक ग्राफ बन मतलब इधर समझाया था, हायर एनर्जी, हाँ, लो स्टेबिलिटी रहता है। ठीक है, ये हम लोग ने ऑलरेडी किया था। यहां पे जब आप नोटिस करोगे तो जीरो मतलब कहां पे रहेगा? एग्जैक्टली सेंटर। और बाकी के जो भी वैल्यूज आ रहे हैं ये सब कहां पे है? लेफ्ट के तरफ। लेफ्ट के तरफ है मतलब उसका वैल्यू क्या रहेगा? उसका वैल्यू रहेगा कम। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसको रहेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो किधर है? एग्जैक्टली राइट पे है। बाकी के जो भी वैल्यूज आ रहे हैं किधर आ रहे हैं? लेफ्ट के तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब एनर्जी क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। एनर्जी कम होते जा रहा है मतलब स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसका रहेगा? कब से कम स्टेबिलिटी रहेगा? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका रहेगा? कंसेप्ट क्लियर है अभी? किसी को डाउट है अभी? हाँ देखो, सबसे कम एनर्जी किसको है इसमें? साई, सबसे सबसे कम एनर्जी किसमें है इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन, एक नंबर। देखो यहाँ पे क्या जीरो है ना, बाकी सब क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब वो लोग लेफ्ट के तरफ आ रहे हैं। लेफ्ट के तरफ वैल्यूज क्या रहता है? कम रहता है कि ज्यादा रहता है? कम रहता है ना, तो ये सब वैल्यूज क्या रहेगा? कम रहेगा ना। तो सबसे ज्यादा किसको रहेगा? इसको रहेगा ना। तो एनर्जी इसका क्या है? ज्यादा है ना। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसका मतलब सबसे कम स्टेबल ये रहेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी इसको रहेगा, सबसे कम एनर्जी किसको रहेगा? ठीक है, तो एक बार जरा गो थ्रू करो, कुछ भी डाउट रहेगा। और एक और चीज आपको याद रखना है, ये जो E1 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। E1 को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट कब रहता है? जब n इक्वल टू क्या रहता है? n इक्वल टू 1 रहता है। एक बार जस्ट गो थ्रू करो पूरा टॉपिक से। मेरे साइड पे लिखो, हाईएस्ट एनर्जी लोएस्ट स्टेबिलिटी। लोएस्ट एनर्जी हाईएस्ट स्टेबिलिटी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट ही नहीं करेगा किसी के साथ। ये जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है ये इजीली किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा। अभी ये था फॉर्मूला किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक आता है
ये आता है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन स्पीसीज। ये हाइड्रोजन स्पीसीज क्या, जरा समझो। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चांसेस है आपकी जेईई में या फिर नीट में आने का, तो ये जरा समझ के लेना। हाइड्रोजन स्पीसीज क्या रहता है, अभी देखो। Li, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है 3। अगर इसको मेरे को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, सोचो। कितने इलेक्ट्रॉन को, एक निकालेगा तो 2 होएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका चार्ज क्या आएगा, Li2 प्लस आएगा। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा। लॉजिक समझ रहा है, हेलो लॉजिक समझ रहे हैं सबको। और ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू हाइड्रोजन का Z से इक्वल है, मतलब हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर से इक्वल। सेम वे बेरिलियम, बेरिलियम में क्या है, 4 है। तो बेरिलियम को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए कितना निकालना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या आएगा, बेरिलियम 3 प्लस, और यहां पे क्या आएगा 1, और ये 1। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पीसीज, जिसका एटॉमिक नंबर, जब उसका आयोनिक स्टेट में इसका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहता है। अभी इनके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, इनके लिए फॉर्मूला रहेगा En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन क्या आएगा, n²। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला इज सेम, सिर्फ यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा उनका z का स्क्वायर। z का मतलब सबको मालूम है क्या रहता है, कौन सा नंबर रहेगा। तो अगर मेरे को लिथियम के लिए ढूंढना है, लिथियम इन सेकेंड ऑर्बिट, तो आप कैसे ढूंढोगे, लिथियम इन सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। लिथियम का एटॉमिक नंबर इज क्या, लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, तो 3 का स्क्वायर आएगा। लिथियम कौन से ऑर्बिट में था, सेकेंड ऑर्बिट, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। सपोज आपको इधर मैं ऐसा लिखता हूं, लिथियम इन सेकेंड ऑर्बिट, वैसे में यहां पे आपको बेरिलियम इन थर्ड ऑर्बिट, इसके लिए क्या रहेगा ढूंढो। सबको समझा ना फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, इसके लिए बोल रहा हूं। वो लोग यूजुअली क्या देते हैं, इसको है ना RH लिखते हैं। आपको बस ये दो कैलकुलेट करना है, तो ये क्या आएगा 9/4 आएगा, विच इज इक्वल टू 2.25 RH आएगा, मतलब -2.55 RH देगा, या फिर क्या देंगे +2.25 RH। तो आपको मालूम रहना आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए आंसर, तो ये आएगा आंसर। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके JEE में पूछने का चांसेस है। तो ये वाला जरा फाइंड आउट करो। इसमें बहुत सारी कन्वर्जन है एनर्जी का, हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम लोग से अभी पहले समझने का ट्राई करेंगे कि क्या है करके, कि एनर्जी का सारे डिफरेंट कन्वर्जन आपको काम आएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो मत करो। इसका क्या आएगा, -RH, यहाँ पे क्या आएगा 16 अपॉन क्या आएगा, समझा। बेरिलियम का कितना रहता है एटॉमिक नंबर,
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर रहेगा 4, 4 का स्क्वायर कौन से ऑर्बिट में था, थर्ड ऑर्बिट में, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे जो भी रहेगा क्या रहेगा, यूनिट जूल में। ये ठीक है, RH लिखेगा तो भी चलेगा। कितना कितना, अच्छा आपने RH से मल्टीप्लाई किया, ओके ओके, तो -3.875 इंटू 10⁻², यहाँ पे क्या रहेगा। चल, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एनर्जी हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग को नेक्स्ट जो सीखना है, नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस कैसे ढूंढते हैं। एटॉमिक रेडियस हम लोग सिंपल एक फॉर्मूला से करेंगे। तो कार्तिकेय वाला वैल्यू लिख लो बेरिलियम का। हाँ, अभी नेक्स्ट आता है रेडियस। रेडियस को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। अभी रेडियस किसका रहेगा, रेडियस रहेगा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, Rn इक्वल टू A0 इंटू क्या रहेगा n स्क्वायर। अभी ये A0 का फॉर वैल्यू क्या रहेगा, A0 का वैल्यू रहेगा 52.9 पिकोमीटर। A0 का वैल्यू क्या रहेगा 52.9 पिकोमीटर रहेगा। n का मतलब सबको मालूम है क्या रहता है, ऑर्बिट नंबर। ये क्या रहेगा, पिकोमीटर। तो सपोज आपको R3 के लिए ढूंढ निकालना है, तो आप क्या करोगे, 52.9 इंटू क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई। तो आपको जो, हाँ A0 कांस्टेंट है, A0 कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसका वैल्यू लिख लिया 52.9। आप उसको 53 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, 53 पिकोमीटर। ये PM मतलब क्या रहेगा, पिकोमीटर मतलब 10 क्या रहेगा -2। ये किसके लिए, ये हाइड्रोजन के लिए। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे हाइड्रोजन स्पीशीज के लिए क्या रहेगा। फिफ्टी थ्री इंटू 9 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, कुछ आएगा 477 पिकोमीटर। 53 अप्रोक्सीमेट करो इसको, 53। 530 से 53 माइनस, हाँ ठीक, 470 अप्रोक्सीमेट। चलो, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन स्पीशीज। अभी हम लोग ने देखा था हाइड्रोजन स्पीशीज क्या है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, Rn इक्वल टू क्या आएगा A0 n स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ नीचे क्या आएगा, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो भी आएगा एटॉमिक रेडियस क्या होएगा, लेस होएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डिवीजन हो रहा है। तो आपको मालूम है, अगर मैंने क्या किया, सपोज यहाँ पे सिर्फ कितना लिथियम को कितना रहेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में क्या रहेगा, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अगर मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने बाहर निकाला, तो इसका एटॉमिक साइज क्या होएगा, श्रिंक होएगा। और एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या होएगा, समझ रहे लॉजिक। तो हम लोग जब निकालते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होता है, उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको जरा मैं इधर एक एग्जांपल देता हूं। Li, कुछ नहीं, सब लोग तेरे लिए ताली बजाने वाले हैं, तो फाइनली होमवर्क किया करके। कितना, अरे
भूल गया है, बहाना दे किसका। मैसेज ग्रुप में मैसेज ब्लू टिक हो गया, ग्रुप में मैसेज ब्लू टिक हो गया है, 2 बार मैसेज ब्लू टिक हो गया है। कुछ भी, वो भी। हाँ, अभी हम लोग करेंगे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। अभी यहां से हम लोग का क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट चालू होता है। ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे, बस ये जरा समझना कि क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस में सबसे पहले चीज आपको ये समझना है कि डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि जो लाइट है ये एज अ पार्टिकल भी एक्ट करता है और एज अ वेव भी एक्ट करता है। मतलब लाइट जो है ये ड्यूअल नेचर के इसमें, एक पार्टिकल और एक वेव। मतलब लाइट इसके फॉर्म में भी रहेगा, एच न्यू के फॉर्म में, और लाइट एक वेव के फॉर्म में भी है, जिसमें हम लोग देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, पहले ये जरा समझ लो कि क्या हो रहा है करके। तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस ने क्या बोला कि लाइट दोनों एक्ट, मतलब एक पार्टिकल जैसा भी एक्ट करता है और एक वेवलेंथ। अभी देखो ये मैंने क्या किया, दोनों को सेपरेटली बताया। एक मैंने पार्टिकल नेचर समझाया था, एक मैंने वेव नेचर समझाया था। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस क्या करता है, दोनों को एक साथ कंबाइन करता है। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि जो, हाँ, तो ये हम लोग को क्या बता रहा है कि जो लाइट रे रहता है ये क्या रहता है, एक पार्टिकल जैसा भी एक्ट करता है और एक वेव जैसा भी। मतलब लाइट क्या करता है, एक इंस्टेंस ऑफ टाइम में, ठीक है, एक इंस्टेंस ऑफ टाइम में दो नेचर दिखाता है, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एक साथ दिखाता है एक ही टाइम पे। मतलब यहां पे भी आप अगर एक फिक्स पकड़ोगे तो लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी रहेगा और वेव के भी फॉर्म में रहेगा। यहां पे भी अगर पकड़ोगे तो पार्टिकल क्या रहेगा, एक लाइट के, मतलब एक क्या रहेगा, ये एक पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा और एक वेव के फॉर्म में। तो अभी ये एक्चुअली प्रूव कैसे किया गया। तो सबसे पहले चीज यहां पे, पहले चीज फॉर्मूला समझो। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस ने इसमें क्या किया, एक तो वेवलेंथ का रिलेशन ढूंढ निकाला, किसके साथ, मोमेंटम के साथ। मतलब वेवलेंथ का हम लोग ने रिलेशन ढूंढा किसके साथ, मोमेंटम के साथ। देखो पहली चीज ये जरा समझो, वेवलेंथ हमेशा किसको रहता है, वेव को रहता है कि पार्टिकल को रहता है, वेव को रहता है। ओके, ये पहले समझो। और मोमेंटम किसको रहता है, मोमेंटम पार्टिकल को रहता है। जरा समझो, ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, इधर जरा ध्यान दो। मतलब मोमेंटम किसको रहेगा, पार्टिकल को। वेवलेंथ किसको रहेगा, वेव को। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है, मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो, यहां तक किसी को कोई डाउट है। चलो, अभी आपको मैं जरा एक समझाता हूँ। देखो, अभी आप सपोज एक कंसीडर करो, लाइट किसके फॉर्म में रहता है, लाइट रहता है किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। ओके, ये सबको समझा। फोटोन मतलब क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल है। इसके बाद क्या है, ये एक एनर्जी पैकेट है। और इसका फॉर्मूला क्या है,
इसका फॉर्मूला इज एच न्यू। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, इसका मास कितना रहेगा वो पूछ रहा हूँ। मास क्या है, अगर चेक करो सबसे पहले पेज में मैंने दिया था फोटोन का मास, चेक करो कितना है। बाप रे, कौन सा मैंने कब दिया ये, चेक कर कितना है फोटोन का मास। फोटोन, फोटोन, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं बोल रहा, फोटोन बोल रहा हूं। जीरो। मास क्या है, अभी फोटोन का मास जीरो है, तो इसका मोमेंटम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पूरा थ्योरी फेल हो रहा है ना। ओके, लॉजिक समझ रहे सबको। अगर फोटोन का मास जीरो है, लॉजिक समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा रहेगा मैं इधर मजाक कर रहा हूं, लेकिन जरा समझो। मास क्या है, जीरो है। मास जीरो रहने का मतलब क्या है, मोमेंटम क्या होएगा, जीरो होना चाहिए ना। लॉजिक वो है, मास जीरो रहेगा तो मोमेंटम जीरो होएगा। ओके, तो अभी यहां पे आता है, समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है, इसको कोई एक और एक नेचर है। तो ये आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, अभी सपोज यहां पे कार्तिक खड़ा है, ठीक है। इसके हाथ में क्या है, एक रोप है, ठीक है। ये रोप इसने क्या किया, यहाँ पे किसको दिया, प्रियांश के हाथ में, ठीक है। अभी कार्तिक ने क्या किया, यहां से इसको जोर से ये किया, पुल दिया। पुल देने पे क्या होएगा, ये वेव ऐसा कुछ ट्रैवल होएगा, और प्रियांश के हाथ में क्या होएगा, एक मोमेंटम आएगा, हाथ हिल जाएगा उसका। लॉजिक समझ रहे हैं सबको, लॉजिक समझ रहे हैं। देखो कार्तिक ने क्या किया, ये जो रोप है इसको क्या किया, एक पुल दिया। पुल देने से क्या होएगा, एक वेव जनरेट होएगा। वेव जनरेट होने पे क्या होएगा, प्रियांश अगर वो रोप को पकड़ा रहेगा तो उसका हाथ में क्या होएगा, एक मोमेंटम आएगा, मतलब हाथ उसका हिलेगा। क्या यहां पे मास ट्रांसफर हुआ, क्या कोई मास ट्रांसफर हुआ, सोचो ना, कोई मास, हाँ, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, मास ट्रांसफर हुआ क्या, फर्स्ट ये मास ट्रांसफर नहीं हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चीज हम लोग को क्या नोटिस हो रहा है, इधर क्या फॉर्म हो रहा है, वेव फॉर्म हो रहा है। वेव फॉर्म हो रहा है, दूसरा चीज यहां पे क्या हो रहा है, मोमेंटम जनरेट हो रहा है। मोमेंटम जनरेट हो रहा है, ये भी समझा, क्योंकि हाथ उसका हिल गया ना, मतलब कुछ तो उसको मोमेंटम मिल गया। और मास क्या है, नोटिस करो, मास जीरो है। ओके, मास जीरो है, लेकिन क्या हो रहा है, मोमेंटम जनरेट हो रहा है। देखो मोमेंटम जनरेट हो रहा है, कब रहेगा मोमेंटम जनरेट, कब होएगा मोमेंटम जनरेट, जब वो कौन से नेचर में रहेगा, मतलब फोटोन जो है ये क्या कर रहा है, पार्टिकल प्लस कौन सा नेचर, ओके। लॉजिक समझा थोड़ा, देखो वापस समझा, देखो ध्यान दो, ध्यान दो। अगर फोटोन को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, अगर फोटोन को हम लोग एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे, पार्टिकल कंसिडर करेंगे तो उसको क्या रहेगा, एक एनर्जी रहेगा, एनर्जी रहेगा, एनर्जी है। इसका मतलब इसका मास क्या रहेगा, इसका मास रहेगा क्या, जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी डिसाइड किया था मास जीरो है। मास जीरो है मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम भी क्या रहेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे
वही कंडीशन जरा देखा था। ओके, तो मास जीरो रहेगा मतलब मोमेंटम क्या रहेगा? मोमेंटम रहेगा जीरो, मतलब ये फॉर्मूला क्या होएगा? फेल होएगा। तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि फोटोन को क्या है? एक वेव नेचर। अभी हम लोग ने यहां पे नोटिस किया था, यहां पे मास जीरो है, मास जीरो है, लेकिन वेव है, ये तो एक वेव फॉर्म हो रहा है। वेव फॉर्म होने से क्या हो रहा है? मोमेंटम जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब फोटोन जो है ये क्या करता है? ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करता है। मतलब है एग्जैक्टली क्या? एक पार्टिकल, लेकिन बिहेव कैसे करता है? एक वेव के जैसे बिहेव करता है। वही रीजन से क्या रहता है, भले ही उसका मास जीरो हो, लेकिन उसमें कुछ तो क्या रहता है? मोमेंटम रहता है। ओके, ये लॉजिक समझा? क्यों मोमेंटम रहता है? क्योंकि वो वेव जैसा एक्ट करता है। ये पहली चीज हम लोग का एस्टेब्लिश किया, क्वांटम मैकेनिक्स का बेस ये जस्ट एस्टेब्लिश किया। अभी यहाँ पे एक और चीज आपको जरा समझना पड़ेगा। अभी ये एक और चीज क्या, मैं जरा ये समझाता हूं कि अगर सपोज एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, मास जीरो कब रहेगा? पहले चीज, मास जीरो कब रहेगा? हेलो प्रियांश। हाँ, मास जीरो कब रहेगा? इसका मतलब क्या है कि कुछ है ही नहीं। मतलब मास जीरो रहेगा मतलब क्या है? मतलब क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, इन शॉर्ट कुछ नहीं। लेकिन कुछ तो मास है, चलो जीरो से ज्यादा, चलो हम लोग क्या लिखते हैं, इफ सपोज मास इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या है? कुछ तो एग्जिस्ट करेगा, कुछ, चलो एक एटम एग्जिस्ट करेगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मास जीरो रहेगा, मास जीरो रहेगा, इसका मतलब क्या है? फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। लॉजिक वो हो ना, अगर मास जीरो है तो फोटोन शुड नॉट एग्जिस्ट। मास नहीं रहेगा तो फोटोन जीरो रहना चाहिए। अभी यहां पे कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट है वेलोसिटी का। अभी सपोज अगर आपका मास रहेगा जीरो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जब आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो मास नॉट इक्वल टू जीरो आता है। ये आपको जरा समझ, वापस समझा, देखो मैं आपको कंडीशंस लिख के देता हूं, तो आप वो कंडीशन जरा लिख के रखना, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। मास जीरो कब रहेगा? व्हेन नथिंग कब रहेगा? जब उसका मास जीरो रहेगा और उसका वेलोसिटी भी क्या रहना चाहिए? उसका वेलोसिटी भी क्या रहना चाहिए? जीरो रहना चाहिए। फोटोन के केस में, फोटोन के केस में भले ही मास जीरो हो, लेकिन वो क्या, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। कॉन्स्टेंटली मूव करते रहने के कारण क्या होएगा? भले ही इसका मास जीरो हो, लेकिन वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। मतलब एक फोटोन हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अगर आप बस में रहोगे, अगर आप स्पेस में रहोगे, मून में रहोगे, कहीं पे भी रहोगे, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लोगे, तो फोटोन किसके स्पीड में ट्रैवल करेगा? स्पीड में ट्रैवल करेगा स्पीड ऑफ लाइट। हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको मालूम है क्या रहता है? आप ट्रेन से देखो, आप माउंटेन के टॉप से देखो, आप किधर से भी देखो, फोटोन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करेगा। ओके, इससे सबसे जो फेमस फॉर्मूला है क्या है?
E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इसमें m क्या रहेगा? m रहेगा स्पीड ऑफ लाइट, नहीं सॉरी, m रहेगा मास और c रहेगा स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन ला सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन लिखा, ठीक है, आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन लिखा। अभी ये E इक्वल टू क्या रहता है? E इक्वल टू रहता है एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज h न्यू। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यहां पे क्या रहेगा? m इंटू सी रहेगा। अभी यहां पे ध्यान दो, m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी क्या देगा? मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। और यहां पे क्या रहेगा? यहां पे रहेगा वेलोसिटी। अभी आप क्या करो, ये h को यहां पे रखो, ये p को नीचे लाओ। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप में करता हूं। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? h को यहां पे लेके जाओ, p को यहां पे लेके जाओ। यहां पे क्या रहेगा? c। यहां पे क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी रहेगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला इज फ्रीक्वेंसी इंटू क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी इंटू अपॉन क्या आएगा? अपॉन आएगा वापस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या होएगा? तो देखो ना, रिलेशन आ गया ना, h अपॉन पी इक्वल टू, और यही हम लोग का डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस है। तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे प्रूव हुआ कि जो फोटोन है, फोटोन एग्जैक्टली क्या है? लाइट है। फोटोन एग्जैक्टली क्या है? पार्टिकल है। और फोटोन एग्जैक्टली क्या है? एक वेव भी है। देखो वापस समझाता हूं, यहां पे क्या ट्रैवल हो रहा है? देखो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है क्या बता रहा है कि एनर्जी इक्वल टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ये हम लोग को क्या बता रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से ट्रैवल करेगा तो वो क्या एमिट करेगा? एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी, उसने किसका एनर्जी लिया? एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, एनर्जी किसका लिया? एनर्जी ऑफ फोटोन का लिया। क्यों? क्योंकि हम लोग का अजम्पशन क्या था कि फोटोन क्या है? फोटोन इज मास इक्वल टू जीरो, बट उसका वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो हम लोग ने ये थियोरी अज्यूम करने के लिए हम लोग ने क्या किया? एनर्जी को लिया एच न्यू, मतलब फोटोन लिया। स्पीड ऑफ लाइट तो हम लोग ने वो अज्यूम किया कि फोटोन स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करता है। ये सी स्क्वायर, इसको क्या किया? सी स्क्वायर को स्प्लिट किया, सी को यहां लिया, सी को यहां लिया। मास इंटू वेलोसिटी क्या रहता है? मास इंटू वेलोसिटी रहता है मोमेंटम। ये सी को सेपरेट लिखो। सी क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या होएगा? कैंसिल आउट होएगा। तो क्या बचेगा? यहां पे से वेवलेंथ बचेगा। वेवलेंथ इक्वल टू क्या आएगा? एच अपॉन पी। तो हम लोगों को क्या समझ रहा है? पहली चीज, फोटोन जो है ये किसके स्पीड में ट्रैवल करेगा? स्पीड ऑफ लाइट में। पहली चीज ये प्रूव हुआ। दूसरा चीज क्या प्रूव हुआ? फोटोन जो है इसके पास क्या है? मोमेंटम है। ये प्रूव हुआ। सेकंड क्या प्रूव हुआ? फोटोन को क्या है? एक वेवलेंथ है। वेवलेंथ इसका मतलब क्या है? ये वेव नेचर जैसे भी एक्ट करेगा और पार्टिकल नेचर जैसे भी। ये किसने प्रूव किया? आइंस्टाइन ने। थियोरी किसने दिया? डी ब्रॉगली। ओके, तो इससे एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि लाइट क्या है? एक पार्टिकल भी है और क्या है? एक वेव भी। और यहां से जनरेट हुआ पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट। ठीक है, सिर्फ ये समझने थोड़ा डिफिकल्ट है,
लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिया क्या होता है करके, कि भले ही कोई चीज को मास ना हो, लेकिन अगर वो वेव नेचर जैसे एक्ट करेगा तो उसको क्या रहता है, एक मोमेंटम रहता है। लॉजिक समझ रहे हो ना सबको? तो एक बार पूरा गो थ्रू करो। मैंने ऑलरेडी इसका नोट्स दिया है, तो आप लोग चेक भी कर सकते हो उसमें, पूरा लिख के दिया है। ओके, आई होप यहाँ तक डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस आप लोग क्लियर हो। कुछ भी डाउट है? चलो अभी मैं एक एक करके एक एक क्वेश्चन करता हूँ, जरा गो थ्रू करो पूरा। फिर मैं फॉर्मूला को कैसे यूज करता हूँ मैं लास्ट 10 मिनट्स में समझाता हूँ। पहले आप लोग को थोड़ा क्वेश्चन करने दो, क्योंकि इसके बिना आप आगे बढ़ोगे तो मेरा वाट लगेगा। पूरा गो थ्रू करो। हेलो प्रियांश, यूट्यूब का वीडियो नहीं चल रहा है, लिखना है। प्रियांश ने मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या भेजा, आप लोग को भेजता हूँ मैं ग्रुप में, देख लेना, बहुत हंसोगे। इतना क्या आलस है बे प्रियांश? टाइम टेबल भी अभी तक दीपक ने नहीं भेजा, कार्तिक ने नहीं भेजा, बस वरुण, सुयोग, और किसने भेजा था वो याद नहीं, और एक किसी ने तो भेजा, स्मिथ ने भेजा। हाँ स्मिथ ने भेजा था बराबर। कार्तिक क्या हो गया, कब भेजोगे? आज तो नया दिन है। अभी बनाने चालू किया। अब मेरे को बता के क्या मतलब है, टाइम टेबल में बताओ। चलो अभी मैं एक एक को करके क्वेश्चन करता हूँ। चलो सब लोग रेडी? अरे वरुण भाग गया। हाँ ठीक है, आ गया वरुण, आ गया। चल अभी, हाँ, सबसे पहले चीज फॉर्मूला पूछते हैं। प्रियांश फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला भी चेक कर रहा है। फॉर्मूला क्या है? हाँ, एकदम। हाँ, साहिल पी क्या रहता है? एक नंबर पार्टिक मोमेंट, अच्छा मोमेंट, वेरी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है? एम मतलब मास इनटू क्या वेलोसिटी है क्या पक्का? क्या वोल्टेज है? क्या आएगा सुयोग, क्या आएगा? वेलोसिटी। एच क्या रहेगा? एच सुयोग, एच क्या रहेगा? वेरी गुड, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या रहता है वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट का सुयोग? अरे इसको बताने दो, मैं एक एक करके पूछूंगा। हाँ, क्या रहेगा वेलोसिटी, इसका वैल्यू क्या रहता है? हाँ, सब लोग पेज पलट रहे हैं, सब लोग पेज पलट रहे हैं। 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ये लेता है, ये है ना वैल्यू, मैं ऐसे रैंडमली डाला है। हाँ, हाँ बोलो। जूल पर सेकंड में आएगा मेरे हिसाब से, जूल कुछ तो है लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या। हाँ चलो, आर्यन, ये क्या है, ये इधर जो बंदा है, ये किसका वैल्यू बता रहा है? ओ वेरी गुड, वेवलेंथ। चलो, तो मतलब सबको थोड़ा बहुत तो फॉर्मूला मालूम है। अभी हम लोग फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। फोटोन का मास कितना रहता है आर्यन? हाँ देखो पीछे देखो,
कितना रहता है फोटोन का मास? 1 मिनट? ये कैसा रहेगा फोटोन का मास? हेलो दीपक, अगर मास जीरो रहेगा तो क्या जीरो रहेगा? हाँ, दीपक भी पीछे देख रहा है, क्या है shit। क्या क्या जीरो रहेगा? मोमेंटम जीरो रहेगा। मोमेंटम जीरो, ठीक है। फोटोन कैसा पार्टिकल, मैंने बोल दिया। फोटोन पार्टिकल है, चलो ये भी बोल दिया मैंने गलती से, चलो। फोटोन पार्टिकल है, लेकिन उसका मोमेंटम क्या है? जीरो। दीपक, हम लोग का फिर अजम्पशन क्या रहेगा कि वो पार्टिकल नहीं है, तो क्या रहेगा अजम्पशन? माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। क्या? अगर वो पार्टिकल नहीं रहेगा तो उसका मतलब वो क्या रह सकता है? कार्तिक, क्या रहेगा? वेव रह सकता है। तो वेव में क्या नॉट जीरो हो जाता है? क्या जीरो रहता है, क्या जीरो नहीं रहता है वेव में? वेव में क्या जीरो रहेगा, क्या जीरो नहीं रहेगा? एक नंबर, वेरी गुड। जिसको जीरो, हाँ। कौन है वो वेलोसिटी जीरो? कौन है वो बंदा? कौन है वेलोसिटी जीरो बोलने वाला? सुयोग। हाँ, मास जीरो रहता है वेव में। वेव में मास क्या रहेगा? जीरो। लेकिन क्या रहता है उसमें? मास जीरो रहेगा तो क्या रहेगा उसमें? नहीं, क्या रहता है उसमें? अगर मास जीरो रहता है, मोमेंटम रहता है। अरे बोला था ना, ऐसा खींचेगा रोप को तो हाथ में क्या होता है? एक मोमेंटम आता है ना। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फोटोन क्या रहेगा? पार्टिकल प्लस वेव रहेगा। अभी पार्टिकल प्लस वेव रहेगा तो ये मोमेंटम इक्वल टू जीरो का जो टर्म है, ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा और नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। और एक क्या आएगा इसमें? और क्या आएगा जो मिसिंग है? मोमेंटम है। हाँ बोलो ना सीओ, क्या रहेगा और? एक नंबर। क्या रहेगा स्मिथ? और क्या रहेगा टर्म? मोमेंटम है, मास जीरो है, और कौन बचा है सोचो। वरुण, बता सकते हो? वेलोसिटी नहीं। अगर एक वेव बनेगा तो उसको क्या रहता है? वेवलेंथ। इसको मतलब एक वेवलेंथ भी रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? अरे, वेव जैसा एक्ट करेगा तो वेवलेंथ रहेगा ना उसको। हाँ, उसके बाद जो भी बोलो, वेलोसिटी रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट, जो भी बोलना है बोलो। स्पीड ऑफ लाइट अभी प्रूव होएगा। इससे हम लोग को क्या समझते हैं कि फोटोन पार्टिकल प्लस वेव जैसे एक्ट करता है। उसको मोमेंटम रहता है, मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। वेव जैसा एक्ट करेगा मतलब उसमें क्या रहेगा? एक वेवलेंथ रहेगा। क्लियर? आइडिया क्लियर यहां तक? हाँ, अभी प्रियांश भी माइक चालू करके यस सर बोलेगा। हंस रहा है, हंस रहा है चुपचाप। चलो, अभी हम लोग प्रियांश का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रियांश का फॉर्मूला क्या था? E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, प्रियांश ने फॉर्मूला निकाला, E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो अभी हम लोग यहाँ पे एनर्जी क्या लेंगे? एनर्जी, किसका एनर्जी लेंगे? वरुण, बता सकते हो किसका एनर्जी लेगा? फोटोन का एनर्जी। क्योंकि हम लोग किसका अजम्पशन कर रहे थे इतने देर से? फोटोन का अजम्पशन कर रहे थे, तो फोटोन का एनर्जी लेंगे। प्रियांश, फोटोन का एनर्जी कितना रहता है? नहीं, फोटोन का एनर्जी सिक्स। हाँ।
अरे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन किया ना तूने? हाँ, तो उसमें क्या था फॉर्मूला? ठीक है, स्मिथ बताओ, फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? एच इंटू वी नहीं, एच इंटू न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, वी मतलब वेलोसिटी है, हाँ। और यहाँ पे आप क्या करोगे स्मिथ, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करोगे, कैसे सी को स्प्लिट करोगे? एम सी इंटू सी, क्योंकि सी स्क्वायर को आप सी इंटू सी स्प्लिट कर सकते हो। सी का मतलब क्या है स्मिथ, सी का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, अपना अप, अपना 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 क्या? अपना स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, अपना स्पीड ऑफ। फिर ये क्या होएगा, एम इंटू सी क्या होएगा स्मिथ? क्या होगा कार्तिक, बता सकते नहीं, आर्यन को बताना, आर्यन ने अपना कैमरा ही छुपा दिया है। हाँ, एम इंटू सी क्या होएगा? वो मेरे को पूछ रहा है। क्या होएगा सुयोग, एम इंटू सी क्या होएगा? मोमेंटम। क्यों मोमेंटम होएगा? क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट रहेगा, यहाँ पे रहेगा एच न्यू रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये एच को यहाँ पे रखेंगे और पी को यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद क्या होएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कोई बता सकता है? कोई बताओ। सी अपॉन न्यू आएगा। दीपक बता सकते हो सी का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या आता है? हाँ, लैम्बडा। न्यू इंटू लैम्बडा मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी कैंसिल। पी के जगह पे क्या आएगा, पी के जगह पे आएगा मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किसका आएगा, वेलोसिटी आएगा स्पीड ऑफ लाइट का। और यहां पे क्या रहेगा? हाँ बोलो। चलेगा ना, समझ गया ना? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक फोटोन को सबसे पहले चीज, एक फोटोन को क्या रहेगा, पहली चीज फोटोन को क्या रहेगा, एक मोमेंटम रहेगा। ये पहली चीज आपको कंफर्म हो रहा है। ठीक है, आप चाहते फॉर्मूला लिखो मत, ये फॉर्मूला में लिखा क्यों, क्योंकि इसमें आपको समझना चाहिए कि फोटोन किससे ट्रैवल कर रहा है। फोटोन ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। ओके, ये समझा? फोटोन को क्या रहता है, फोटोन को एक मोमेंटम रहता है। ये समझा? फोटोन को क्या रहता है, एक वेवलेंथ रहता है। इसका मतलब क्या है, एक फोटोन को पार्टिकल नेचर भी रहेगा और क्या रहेगा, वेव नेचर। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। आपको एक चीज ये भी समझा होगा कि एक फोटोन क्या रहता है, मास प्लस पार्टिकल रहता है। मतलब यहाँ पे अपना पूरा क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होएगा। लेकिन ये स्टार्ट होते होते ही खत्म हो गया ऐसे समझो, क्योंकि बस इतना तक ही है। आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप बच गए हो। लेकिन ये पूरा था इसका बेस, मतलब इससे हम लोग का पूरा जो अभी का जो ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो चालू होता है। तो आपको पहले चीज ये फॉर्मूला कैसे यूज करता हूं मैं आपको वो समझा। आई होप ये पार्ट आप लिख लो, ये जो पार्ट है, और ये पार्ट जरा लिख लेना शॉर्ट में समझने के लिए। फोटोन को क्या लेता है, मास रहता है, जब वो क्या रहता है, पार्टिकल।
जिससे क्या होता है, उसका मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन फोटोन जब एक वेव जैसा एक्ट करेगा, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें एक, उसका मास क्या रहेगा, जीरो, मोमेंटम रहेगा। तो आप लोग क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को ऐड कर दो। नेक्स्ट स्टेप में जब दोनों को ऐड करोगे तो पार्टिकल प्लस वेव आएगा। इक्वल टू कौन आएगा, इधर हम इधर लिख लेता हूं, इक्वल टू कौन आएगा, फोटोन आएगा। फोटोन में भले ही मास जीरो हो, लेकिन उसका मोमेंटम क्या रहता है, नॉट इक्वल टू जीरो। प्लस क्या रहता है उसमें, एक वेवलेंथ रहता है। यहां पे बस लिखना m इक्वल टू जीरो, मोमेंटम नॉट इक्वल टू जीरो, और एक क्या रहता है, ये शॉर्ट में अगर आपको बताओगे तो ये होता है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। इसके बाद इधर हेडिंग डालो, आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर प्रूविंग फोटोन इज अ पार्टिकल प्लस वेव। आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर प्रूविंग फोटोन इज अ पार्टिकल एंड अ वेव। तो यहां पे आप ई के जगह पे क्या लिखोगे, ई के जगह पे लिखोगे एनर्जी ऑफ फोटोन। सी क्या रहेगा, सी विल बी स्पीड ऑफ लाइट। एम क्या रहेगा, एम विल बी मास ऑफ फोटोन। हाँ, using Einstein's equation to prove photon is a particle as well as a wave. Using Einstein's equation for proving photon is a particle and a wave. तो आई होप ये m इंटू सी सबको मालूम हो। m इंटू सी क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा। मोमेंटम लेकिन किसका, मोमेंटम। चल, अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं पहले वो समझते हैं। मतलब डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस से हम लोग को एक मेन चीज क्या समझा, ये आपको समझाता हूं। देखो, इसमें क्या आपको समझा, मास जीरो कब रहता है, मतलब दो कंडीशन पे मास जीरो रहता है। एक, जब उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो। वेलोसिटी जीरो रहेगा तो क्या रहेगा, नथिंग, मतलब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एक जिसमें क्या हो रहा है, मास जीरो है लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, एग्जिस्ट। और लास्ट दो कंडीशन में जरा समझाता हूं। मास इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम लोग के केस में हम लोग को क्या है, हम लोग को एक मास है। हम लोग दो कंडीशन एग्जिबिट कर सकते हैं। एक कंडीशन क्या रहेगा, जब हम लोग का वेलोसिटी जीरो रहेगा, जब हम लोग सोए हुए हैं। दूसरा कंडीशन कब रहेगा, जब हम लोग का वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, तो इसका क्या मतलब है, हर एक पार्टिकल यूनिवर्स में, हर एक पार्टिकल यूनिवर्स में दो नेचर में एग्जिस्ट करता है। हर एक पार्टिकल, इवन ह्यूमन बींग्स, एनिमल, सब लोग क्या है, एक, दो, पहले चीज, दो स्टेट्स एग्जिट करते हैं। एक क्या है, वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है और पार्टिकल नेचर भी। यहां भी वेव नेचर प्लस क्या रहेगा, पार्टिकल नेचर। यहां क्या रहेगा, वेव नेचर प्लस क्या रहेगा, पार्टिकल नेचर।
अभी हम लोग क्या एग्जिबिट करते हैं? हम लोग एग्जिबिट क्या करेंगे? पार्टिकल नेचर की वेव नेचर? जरा सोचो। हाँ, हम लोग क्या एग्जिबिट करेंगे? पार्टिकल नेचर। हम लोग वेव नेचर भी एग्जिबिट करते, लेकिन ये हम लोग को ज्यादा दिखता नहीं। मैं समझाता हूँ। चलो, एक फोटोन या फिर एक इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लेता हूँ। फोटोन क्या है? फोटोन में क्या रहता है? फोटोन में हम लोग ने देखा वो पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करता है, वेव नेचर भी। अभी देखते हैं कैसे। चलो, अभी जरा कैलकुलेटर उठा लेना। पहले मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, ये लैम्डा क्या रहेगा? लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये पहला समझो क्या हो रहा है करके। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या है? चलो हम लोग जरा ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? यहाँ पे लैम्डा लिखो, यहाँ पे 1 अपॉन, चलो इसका ले लो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 लो। चलो, फर्स्ट केस हम लोग किसके लिए कंसिडर करेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी इसको अज्यूम करो कि वो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से ट्रैवल कर रहा है, तो कितना रहेगा? 3 इंटू 10 ठीक है। तो ये जरा कैलकुलेट करो, मैं आपको कैलकुलेशन में जरा हेल्प करता हूं। मैंने किसके लिए कंसिडर किया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर किया। ठीक है, मैं जरा रब कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप क्या अज्यूम करो? इसको 6.6 अज्यूम करो, इसको कितना अज्यूम करो? 27.3 अज्यूम करो। 9.1 इंटू 3, ये कितना होएगा? 8 इंटू 8 क्या होएगा? 8 प्लस 31 कितना होएगा? 8 प्लस 30, सॉरी, -31 +8 कितना होएगा? -23। और -23 ऊपर गया तो क्या होएगा? +23 होएगा। तो अभी आपको क्या करना है? ये 6.6 को किससे डिवाइड करना है? 27.3 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे क्या रहेगा? 10⁻⁻11। जरा डिवाइड करके आंसर बताओ। ओके, 0.241 कितना आ रहा है? कुछ तो 0.241 इंटू 10⁻⁻11। मैं क्या कर रहा हूं? ये 2 को ये साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है? 2.41 इंटू क्या होएगा? 10⁻, और ये किसका वैल्यू रहेगा? वेवलेंथ का वैल्यू रहेगा। ओके, इधर तक समझा सबको? अभी आप लोग क्या करो? अभी आप लोग यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करो। ओके, एक ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करो। एक ह्यूमन बीइंग का एवरेज मास कितना रहता है? 70 kg। तो अभी जरा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट, अज्यूम करो कि ह्यूमन कितने से ट्रैवल कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है। ऐसे होता नहीं है, लेकिन अभी जरा इससे जरा कैलकुलेट करो, वेवलेंथ का वैल्यू बताएगा। तो किसका वेवलेंथ ज्यादा था? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज्यादा था कि लैम्डा का वेवलेंथ, मतलब मैन का वेवलेंथ ज्यादा है? हाँ, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज्यादा है। इसे हम लोग को क्या समझते हैं फॉर्मूला से? कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है क्या है? ज्यादा है। और जो मैन का जो वेवलेंथ रहेगा ये क्या है? बहुत कम है। इसलिए हम लोग को दो कंक्लूजन समझते हैं। कंक्लूजन क्या है? इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट्स वेव नेचर। क्यों वेव नेचर एग्जिबिट करेगा? बिकॉज इट्स
mass is less, wavelength is more. मतलब ये पार्टिकल नेचर कम दिखाएगा और वेव नेचर ज्यादा दिखाएगा. वैसे मैन जो है, मैन एग्जिबिट्स, इसमें ये भी लिखना है पार्टिकल भी है, ये जरा बाद में समझा. मैन एग्जिबिट्स पार्टिकल नेचर मोर बिकॉज its mass is more, wavelength is तो इससे हम लोग को क्या समझ रहा है कि मैन पार्टिकल और वेव नेचर एग्जिबिट करेगा. हेलो, इधर ध्यान है सबका. मैन जो है ये पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एग्जिबिट करेगा, लेकिन मैन का जो वेवलेंथ इतना छोटा है कि हम लोग को नोटिस ही नहीं कर पाएंगे. इतना छोटा है. 10⁻⁻⁻1 मीटर का मतलब क्या है? चलो 10⁻⁻2 मीटर का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर. मतलब कितना रहेगा? इतना छोटा. 10⁻³ का मतलब क्या है? इतना छोटा. तो 10⁻42 कितना छोटा रहेगा? अज्यूम करो. मतलब हम लोग वेवलेंथ है, हम लोग में एक वेवलेंथ है, लेकिन वो वेवलेंथ दिखेगा ही नहीं हम लोग, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या है? 10⁻12 मीटर, जो हम लोग ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, मतलब हम लोग देख सकते हैं उसको, लाइक माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग को वो दिखेगा. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में ट्रैवल करेगा, ओके, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में ट्रैवल करेगा, ये सर्कल में नहीं घूमेगा. ये कैसे घूमेगा? कुछ लॉजिक समझ रहे? कैसे घूमेगा? एक वेव के फॉर्म में घूमेगा. क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? एक वेवलेंथ रहने के कारण. तो बोर का जो थियरी था, बोर का थियरी क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता है क्या? नहीं होता है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव के जैसा ट्रैवल करता है, जिससे बोर का जो थियरी क्या हो गया? फेल हो